वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग चैप्टर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और 2 वीडियो में फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिनको हमें ध्यान देना है, वो है स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, majoritism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, why power sharing is desirable and forms of power sharing। हम फर्स्ट जो 4 टॉपिक्स हैं इस पहली वीडियो में यहाँ पे फिनिश करेंगे और जो बाद के 2 टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। देखो, जो ये पीडीएफ मैंने बनाई है, इस पीडीएफ में मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है। और आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आप जो टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। It shares boundary with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg। तो ये जो बेल्जियम कंट्री है, ये कंट्री यूरोप की एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है और इसकी जो बाउंड्री है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगी हुई है। हमारी कंट्री में जो स्टेट हरियाणा है, उस हरियाणा स्टेट से छोटा स्टेट है, छोटा ये कंट्री है बेल्जियम। दी एथनिक ग्रुप जो है यहाँ पे, जो एथनिक जिसको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं, एथनिक ग्रुप का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन सब ग्रुप विद इन अ लार्जर और डोमिनेंट नेशन और अ कल्चरल ग्रुप। एथनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में जो भी लोग हैं, हो सकता है कि वो एक जैसी लैंग्वेज बोलते हो सकता है वो एक जैसे दिखते हो, या हो सकता है वो एक जैसे कल्चर को फॉलो करते हो। ऐसे जो ग्रुप होता है उसे एथनिक ग्रुप कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस कंट्री के अंदर में जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर उन जो रहने वाले लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हैं। कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग हैं, कुछ लोग यहाँ पे डच स्पीकिंग हैं और बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जो यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग है। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज एंड अदर 40% पीपल लिव इन वैलोन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अगर आप कभी बुक में आप अगर देख रहे होंगे कि जो बेल्जियम कंट्री का जो मैप है, उसमें जो उसका नदर्न पार्ट है वो फ्लेमिश पार्ट कहलाता है और जो उसका सदर्न पार्ट है वो वेलोन रीजन कहलाता है। और एक पार्ट इसका छोटा सा जो है, इसकी जो कैपिटल है ब्रसेल, वो है। तो ये पूरी कंट्री की बात चल रही है अभी। तो पूरी कंट्री के अंदर में जो 59% पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है वो डच स्पीकिंग है और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और बाकी के जो बचा हुआ परसेंटेज है वो है हमारा जर्मन स्पीकिंग। तो इन बेल्जियम कैपिटल ब्रसेल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और अगर वहीं हम उनकी कैपिटल की बात करें, जो उसकी कैपिटल ब्रसेल है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। यानी कि पूरी कंट्री के अंदर में एक अलग परसेंटेज है और एक जो कैपिटल है उसके अंदर में एक अलग परसेंटेज है। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा जो बेल्जियम कंट्री है, उस कंट्री के अंदर में ज़्यादातर लोग कौन से हैं और कैपिटल के अंदर में कौन से लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। उसके बावजूद भी 40%, टोटल पॉपुलेशन का 40% होने के बावजूद भी जो ये फ्रेंच स्पीकर हैं बेल्जियम कंट्री के अंदर में, काफ़ी रिच और पावरफुल है, क्योंकि जो कैपिटल है ब्रसेल, उसके अंदर में 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं।
This made Dutch-speaking community angry as they got the benefit of economic development and education much later. तो क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं ये रिच और पावरफुल हैं, जिसकी वजह से जो डच स्पीकर्स हैं यानी डच बोलने वाले जो लोग हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, इनको काफ़ी टाइम के बाद इनकी डेवलपमेंट और इनको एजुकेशन के अंदर में फ़ायदे मिलने शुरू हुए, जबकि पहले सारे के सारे फ़ायदे और सारी चीज़ें जो थी ये फ्रेंच बोलने वाले लोगों को दी जाती थी उस कंट्री के अंदर में। During the 1950s and 1960s, tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities started due to these differences. और 1950s और 1960s के दौरान जो बीच की बात थी, उस टाइम पे इन दोनों लोगों पे जो डच स्पीकर्स थे और फ्रेंच स्पीकर्स थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन थी, लड़ाई झगड़े थे, वो काफ़ी बढ़ चुके थे इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। और अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये इंडिया के सदर्न पार्ट में है यानी साउथ पार्ट में है, और इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ के आसपास में है। और यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन भी कोई एक रिलीजन या एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और मेन जो लैंग्वेज है यहाँ पर, देखो, द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स। तो यहाँ पे दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग और एक है तमिल बोलने वाले लोग। तो सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% है, वहीं तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% हैं। और तमिल बोलने वाले भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है जो इसी श्रीलंका कंट्री के जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, और एक है जो इंडिया के जो इंडिया से आए हुए लोग थे। जब कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था, उस टाइम पे इंडिया से जो लोग श्रीलंका में आके बस गए थे और श्रीलंका में उन्हें भेजा गया था प्लांटेशन वर्क करने के लिए, जो लोग वहीं रह गए थे उस पीरियड के बाद से, वो है 5%। और जो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले हैं वो 13% है। तो ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं फर्दर दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। तो जो सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध रिलीजन के हैं, और बाकी जो लोग हैं तमिल बोलने वाले, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में से कोई एक है। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। और श्रीलंका के अंदर में 7% क्रिश्चियंस हैं जो या तो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। अब आता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कि इसी का एक सब टॉप पार्ट है स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बाद का। जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है adopted a series of majorities and policy measures to establish सिन्हाला supremacy। तो इन्होंने क्या किया कि जब 1945 में जब ये श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, तो उसके बाद से ही जो यहाँ के जो मेजोरिटी में रहने वाले लोग थे यानी सिलाना जो लोग थे, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ का यूज़ किया जिस पॉलिसी से इन्होंने हमेशा जो सिनाला यानी कि जो मेजोरिटी में रहने वाले लोग थे, उन्हीं को ही ज़्यादातर सारी की सारी फ्रीडम और पावर्स को दिया। तो उनमें से कुछ इनके जो पॉलिसीज़ थे वो क्या थे। सिनाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि मेजोरिटी में सारे के सारे लीडर इसी पार्टी से आ गए, यानी कि इसी ग्रुप से आ गए, और इन्होंने सिलाना लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का बना दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिनाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिस पॉलिसी के थ्रू सिर्फ सिनाला बोलने वाले जो लोग थे वही यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचते थे, और उन्हीं को ही सरकारी नौकरी भी मिलती थी जो सिनारा लैंग्वेज को बोल सकते थे। और दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंका में जो तमिलियंस थे, चाहे वो इंडिया के आए हुए तमिल्स थे या श्रीलंका के जो नेटिव तमिलियंस थे, उनको इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगा,
और उन्हें ऐसा लगा कि हमें जो है अपनी कंट्री में अलग करके रख दिया है। यानी कि उस वो भी उसी कंट्री में रहते थे, लेकिन उनके साथ जो वो लोग ट्रीटमेंट करते थे सिनारास, वो इस तरीके का ट्रीटमेंट करते थे कि उन्हें लगता था कि हम उस कंट्री के हैं ही नहीं। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। और उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने जो है अपनी पार्टीज जो है फॉर्म करी, और पार्टीज फॉर्म करने का उनका रीज़न था कि वो लोग जो है ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो है वो एजुकेशन और जो अपॉर्चुनिटी जो सिनालास को मिलती है उसी तरह की अपॉर्चुनिटी इनको भी मिले, यानी कि इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो सिनालास हो चाहे वो तमिलियंस हो। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elem in northern and eastern parts of Sri Lanka। 1980s के आसपास जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, जिन्होंने ये डिमांड रखी कि जो जिस तरीके से सिन्हालास को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है और एजुकेशन में भी उनको बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में भी उनको बेनिफिट मिलता है, अगर वो आप नहीं दे सकते तो हमें एक अलग स्टेट करके दे दें, और जिसके अंदर में तमिलियंस रहते हैं, वो तमिलियंस अपनी खुद की स्टेट के अंदर में अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और ये सिविल वॉर में जो है तब्दील होगी ये चीज़ जो थी। जिस तरीके से सिनालाज और तमिलियंस के बीच में लगातार ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे थे, इसकी वजह से दोनों लोग जो है आपस में लगातार झगड़ा कर रहे थे, और इस चीज़ ने सिविल वॉर को क्रिएट करके रख दिया। लेकिन 2009 के बाद ये जो कंडीशंस थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई, और उसके बाद से जो पॉलिसीज बनी उसने जो है वहाँ पे हालात को ठीक कर दिया। अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने देखा श्रीलंका ने किस तरीके से पावर शेयरिंग का यूज़ किया, और श्रीलंका ने किस तरीके से अपने कंट्री के अंदर में जो डिफरेंट स्पीकर्स थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, उनको किस तरीके से एकोमोडेट किया, हेल्प प्रोवाइड किया। अब देखते हैं बेल्जियम में कैसे हुआ। फिर आप बताना मुझे कि श्रीलंका में ज़्यादा बेटर हुआ या बेल्जियम में ज़्यादा बेटर हुआ। तो अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। Between 1970 and 1993, Belgium's constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together। और बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां करी गई, ताकि ये कोशिश या ये चीज़ करी जा सके कि जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं बेल्जियम के अंदर में, चाहे वो डच स्पीकर्स थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे या जर्मन स्पीकर्स थे, हर किसी को हेल्प प्रोवाइड करी जाए। यानी कि किसी एक के बारे में नहीं सोचा जा रहा था, यहाँ पे सबके बारे में सोचा जा रहा था। द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। और बेल्जियम में बनाया गया जो मॉडल था उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और वो जिस तरीके से बनाया गया था उसमें ये कोशिश करी जा रही थी कि कंट्री में रहने वाला हर इंसान, चाहे वो कोई भी स्पीकर हो, किसी भी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसको हम बराबर की अपॉर्चुनिटीज दें। Constitution prescribes that a number of Dutch and French speaker ministers shall be equal in central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में दोनों लोग को बराबर का जो राइट है वो दिया जाए। और अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अगर टोटल सपोज कर लेते हैं 30 मिनिस्टर्स हैं, तो 15 डच वाले होने चाहिए, यानी कि डच स्पीकर्स होने चाहिए, और 15 जो है फ्रेंच वाले होने चाहिए। तो उन्होंने किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखा। जर्मन्स को वो इसलिए नहीं पूछ रहे थे क्योंकि जर्मन्स जो थे वो वैसे ही बहुत कम पॉपुलेशन में थे, और फिर भी अगर जो भी जर्मनी के फ़ायदे के लिए, यानी जर्मन स्पीकर्स के फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें होती थी, वो चीज़ों को भी ये लोग वहाँ पे अप्लाई करते थे। ऐसा नहीं होता था कि दोनों लोग ही आपस में चीज़ों को चला रहे हों। पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट था इन्हीं दोनों के बीच में ज़्यादा था। Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। तो यहाँ पे जो 2 रीजन्स हमने पहले ऊपर बात करी थी कि एक फ्लेमिश रीजन था और दूसरा क्या था, दूसरे रीजन का नाम था जो दूसरा रीजन था, उन दोनों के बीच में जो डिस्टरबेंस थे, उन डिस्टरबेंस की वजह से क्या था कि वहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे,
कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दे दी गई हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम न कर कर वो अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल पे जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए जितना हो सके जैसा हो सके वैसा काम वो वहाँ पे कर सके। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे काम चल रहा था और इस बेल्जियम मॉडल का जो प्रशंसा थी हर जगह पे हो रही थी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया था। अब आता है ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ब्रसेल था यानी कि जो कैपिटल थी वहाँ की बेल्जियम की वहाँ पर भी जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो फ्रेंच वालों की ज़्यादा थी और डच वालों की कम थी। तो वहाँ पर भी कोशिश यही करी गई कि इस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए ताकि किसी भी तरीके से दोनों को ही जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बता रहा था आपको कि जो बेल्जियम था उसके दो पार्ट थे, नदर्न और सदर्न पार्ट था उसका। तो नदर्न पार्ट जो था उसको फ्लेमिश कहते थे और मैसलेना जो थे वो दूसरा वाला पार्ट जो था वहाँ पर अलग लोग रहते थे, लेकिन दोनों पार्ट्स में जो थे वो इस तरीके से गवर्नमेंट को बनाया गया कि वो लोग जो है वहाँ पे रहने वाले किसी को भी जो है प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। There is also provision of community government elected by people belonging to one language community which has the power regarding cultural education language related issues। और वहाँ पर ये भी प्रोविज़न ये भी पॉलिसी रखी गई कि ज़रूरत पड़ने के टाइम पर हम कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी बना सकते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी गई होगी। और वो काम सिर्फ उसका काम सिर्फ इतना होगा कि जो जिस भी लैंग्वेज के लिए वो काम कर रहे होंगे उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे जो प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए इस गवर्नमेंट को वहाँ पे फॉर्म किया गया। तो हमने पढ़ा यहाँ पे जो भी टॉपिक्स को डिस्कस किया, बात के जो टॉपिक हैं हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी तरीके से चीज़ों को बता पाएँ और अच्छी चीज़ों को आपको समझा पाएँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहनें और घर पे रहें। थैंक यू।